हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने सामान्य गणित के अगला अध्याय लाभ हानि पढ़ेंगे। सामान्य गणित के इस अध्याय में हम लाभ हानि से संबंधित सबसे पहले कुछ शब्दावली का जिक्र करेंगे। यहाँ इस शब्दावली का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को इन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जब बता दिया जाता है तो उनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में लाभ हानि से संबंधित छोटी छोटी बातों का जिक्र करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। आप लाभ और हानि शब्द से परिचित हैं। आप सभी ने जिक्र सुना ही होगा कि ये लाभ हुआ, किसी वस्तु को बेचने से इतना लाभ हुआ और ये इतनी हानि हुई। ऐसे शब्दों को आप अपने दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रॉफिट और लॉस के नाम से भी जाना जाता है और अपनी जो सामान्य भाषा है उसमें फायदा और घाटा इस नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं लाभ किसे कहते हैं। सबसे पहले लाभ जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद करके अधिक मूल्य में बेच दिया जाता है तो उसे लाभ कहते हैं। कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेच देना लाभ कहलाता है। हानि लाभ के विपरीत होती है, यानी इसका विलोम शब्द है लाभ का हानि। हम हिंदी में पढ़ते हैं विलोम शब्द में कि लाभ का उल्टा क्या होता है, हानि। तो इस जो परिभाषा है, लाभ की परिभाषा है, उसका ये उल्टा हो जाएगा। अधिक मूल्य में खरीद करके कम मूल्य में बेच देना। यह हानि की परिभाषा हुई। अधिक मूल्य में खरीद करके कम मूल्य में बेच देना ये हानि हुई। कम मूल्य में खरीद करके अधिक मूल्य में बेच देना ये हुआ लाभ। यहां मैं आपको एक उदाहरण से और बताना चाहूंगा कि कोई वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके 100 रुपए से ज्यादा रुपए में, जैसे 110, 120, कितने ही ज्यादा, 100 से कितने ही हो, उसमें बेच देना लाभ होता है। और हानि 100 रुपए में खरीद करके किसी वस्तु को 100 रुपए से कम रुपए में, जैसे 99, 98, 90, 70 जितने भी रुपए में, यानी 100 से कम रुपए में बेचेंगे तो उसे हम हानि कहेंगे। यहां लाभ और हानि पढ़ने के बाद में हम दो शब्दों का और जिक्र करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्योंकि लाभ और हानि की जो प्रश्नावली हम पढ़ते हैं तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें बार बार हमारे सामने आते हैं। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये क्रय मूल्य की भी परिभाषा हमें आनी चाहिए। क्रय मूल्य कहते हैं किसी वस्तु को खरीदने में जितने रुपए लगते हैं उसे क्रय मूल्य। वस्तु को खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचने का जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया। 110 रुपए में बेच रहे हैं तो 110 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। यहां कई बार वास्तविक क्रय मूल्य और लिखा हुआ आता है शब्द, वास्तविक क्रय मूल्य। इसको क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्रय मूल्य इस तरह से भी लिखा होता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य के साथ में अन्य खर्चे को जोड़ दिया जाता है। क्रय मूल्य के साथ में अन्य खर्चा ऐड किया जाता है, उसको वास्तविक क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हम बाजार गए और 100 रुपए में कोई चीज खरीदी
और उस चीज को अपने जो व्यवसाय है या अपनी दुकान है वहां तक लाने के लिए या अपने घर तक लाने के लिए उसका किराया, ऑटो रिक्शा का किराया या ठेले का किराया, भाड़ा या अन्य कोई खर्चा उस वस्तु को अपने स्थान तक लाने में जो लगा है वो इसके साथ में क्रय मूल्य के साथ में ऐड कर देते हैं, या फिर इसके साथ में क्रय मूल्य के साथ में कई बार टैक्स लगते हैं, जीएसटी है या अन्य कोई वस्तु कर है, तो बिक्री क्रय वो अगर इसमें लगे, जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु थी और उसके ऊपर 4 रुपए का कोई टैक्स लग गया और प्लस 20 रुपए उसका भाड़ा लग गया, तो इस तरह से 124 रुपए सारे के सारे सभी रुपए हमें उस वस्तु को अपने घर तक लाने में 124 रुपए देने पड़े, तो अपने वो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य है वो 124 रुपए हुआ। तो यहाँ ये वास्तविक क्रय मूल्य का जो शब्द है उसकी परिभाषा हुई। और इसके बाद में कुछ एक शब्दावली और है, जैसे कमीशन, छूट, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब कोई दुकानदार है वो वस्तु के ऊपर जो वास्तविक जो मूल्य है उससे बढ़ा करके और कुछ मूल्य लिख देता है, प्रिंट रेट बोलते हैं हम जिसे, तो उसे अंकित मूल्य कहते हैं। जो वास्तविक क्रय मूल्य है उसके ऊपर कुछ और बढ़ा करके, वास्तविक जो मूल्य है उसके ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर कुछ और बढ़ा करके राशि ऐड कर दी जाती है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे 124 रुपए की जो वस्तु आई थी, अब वो दुकानदार उसके ऊपर 26 रुपए ऐड और करके 150 रुपए उसने प्रिंट कर दिया, अंकित कर दिया, लेबल लगा दिया, तो वो अंकित मूल्य कहलाया। अब वो इसको बेचेगा तो अंकित मूल्य के ऊपर छूट दे सकता है, कहेगा, ग्राहक को कहेगा कि ये 150 रुपए अंकित मूल्य है, इसका प्रिंट रेट है और इसके ऊपर आपको 10% छूट देते हैं या 5% छूट देते हैं, तो वो कमीशन होता है, जिसे हम छूट बोलते हैं। और जो कमीशन है वो हमेशा ही अंकित मूल्य के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? अंकित मूल्य के ऊपर लगता है। कमीशन जो छूट है वो हमेशा ही अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। तो इस तरह से हमने लाभ हानि से संबंधित कुछ शब्दावलियां, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, कमीशन, ये हमने पढ़े। इसके बाद में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत शब्द भी कई बार वो पूछे जाते हैं प्रश्नों में। तो हमने पीछे प्रतिशत वाली प्रश्नावली पढ़ी थी, तो हम इसमें प्रतिशत का कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर 100 के ऊपर है। तो चलिए पहले हम इसके कुछ जो मुख्य सूत्र हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनको हम आगे और विवरण इनका पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लाभ का सूत्र लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये आप लोगों को याद रहने चाहिए। इनका बार बार आप अभ्यास करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये इसका सूत्र हुआ लाभ का। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो ज्यादा मूल्य में से इस कम मूल्य को घटाएंगे तो जो राशि आएगी वो हमें लाभ कहलाएगी। और लाभ में हमेशा ही विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम होता है। हानि का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी ऊपर वाला सूत्र है उसका उल्टा हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि हिंदी में हम लाभ और हानि
जो विलोम शब्द है उसमें पढ़ते हैं कि लाभ का विलोम क्या है, हानि, और हानि का विलोम क्या है, लाभ। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। हानि में हमेशा ही क्रय मूल्य तो ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, और लाभ में हमेशा ही विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम होता है। इसके बाद में हम इन सूत्रों से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन जो राशियां हैं, इनमें से अगर कोई भी दो राशि हमें दी हुई है तो हम तीसरी राशि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये पहली जो सूत्र है, इसके ऊपर आधारित हम एक सवाल लेते हैं कि कोई राशि है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो तो है 110 रुपए, विक्रय मूल्य है वो है 110 रुपए, और क्रय मूल्य है वो है 100 रुपए। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम विक्रय मूल्य की जगह 110 लिख देंगे और क्रय मूल्य की जगह क्या लिख देंगे, 100, और बराबर आएगा 10 रुपए। तो 10 रुपए यहां क्या हुआ, लाभ। तो इस सूत्र से हमने ये दो राशियां दी हुई थी, तीसरी राशि ज्ञात कर ली। अगर हमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ होता, केवल विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाते तो क्रय मूल्य आ जाता। तो यहां इस सूत्र को, जो पहला जो सूत्र है, इस सूत्र से आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस में क्रय मूल्य। समझ में आ गई ये बात। ये जो सूत्र है, इसमें अगर दो राशियां हमें दी हुई हैं तो तीसरी राशि हम अपने आप इन सूत्रों में उनका मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से ये हानि वाले में लागू होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रतिशत में अगर कोई सवाल किया हुआ हो तो किसी भी राशि का अगर हमें लाभ हो चाहे हानि हो, वो प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो वो हमेशा ही क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात की जाती है। इस बात को आप नोट करोगे कि लाभ हो चाहे हानि, वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। ये प्रतिशत में आ जाएगा, लाभ या हानि। लाभ और हानि दोनों के सूत्र मैंने एक ही साथ रख दिए। यहां अगर लाभ है तो लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, गुणा में 100। अगर हानि है तो हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे और गुणा में 100। तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। गुणा में 100 करते ही हमने पीछे प्रतिशत वाला जो पढ़ा था वही बात है। यानी कोई 5, यहां मैं एक लाभ का उदाहरण देकर के बताऊंगा कि लाभ 5 रुपए है और क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र में रखेंगे लाभ 5 है, क्रय मूल्य 100 है और गुणा में 100 करना है। 100 को 100 से काट दिया तो 5% यहां क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रतिशत में अगर लाभ ज्ञात करना है तो ये लाभ हुआ। हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो हानि जितना दिया हुआ है वो हम लिख देंगे और क्रय मूल्य के ऊपर करेंगे हमेशा ही, ये विक्रय मूल्य के ऊपर हमें ज्ञात नहीं करनी है। तो इस सूत्र से हमने इसको प्रतिशत में भी हल करना सीखा। आगे कुछ एक और हम उदाहरण लेंगे और सवालों के, उससे पहले मैं आपको एक जो मूल्य चक्र है उसके माध्यम से इनको और समझाना चाहूंगा। तो चलिए हम उस मूल्य चक्र के ऊपर आधारित हम इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, ये अपना मूल्य चक्र है, वो अपने ब्लैक बोर्ड पर हाजिर है। इसमें एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्रय मूल्य, किसी वस्तु को खरीदने में जो राशि हम देते हैं उसे क्रय मूल्य, इसके साथ में अन्य खर्चा ऐड हो जाएगा, जोड़ देंगे। जैसे कर है, कोई भाड़ा है, किराया है, वो जोड़ करके हम जो राशि प्राप्त करेंगे वो वास्तविक क्रय मूल्य होगा। अब जो ये वास्तविक क्रय मूल्य है, इसके ऊपर बढ़ा करके हम कुछ प्रिंट कर देंगे, अंकित कर देंगे, लिख देंगे। उस रेट को हम अंकित मूल्य कहेंगे और उस अंकित मूल्य के ऊपर हम छूट देंगे, कमीशन करेंगे। वो घटा करके जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच देंगे उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। और ये विक्रय मूल्य इस वास्तविक क्रय मूल्य के लाभ या हानि के साथ में होगा। इसमें हम अगर लाभ है तो लाभ जोड़ेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर हानि है तो इसमें से
जो है वो हानि है वो कम करेंगे, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरह से ये अपना एक मूल्य चक्र है। इस चक्र की मूल्य चक्र की सहायता से हम लाभ हानि की जो शब्दावली है उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ एक प्रश्न जो सामान्य से छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको हम लाभ हानि के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अपने इस पहले सवाल में दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है तथा इसे 1000 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ। पूछा क्या गया है? लाभ प्रतिशत। सीधा लाभ नहीं पूछा गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो यहां पहले तो हम लाभ ज्ञात कर लेते हैं कि लाभ हुआ कितना है। 800 रुपए में खरीदा गया है क्रय मूल्य, 1000 रुपए में बेचा गया है, तो सीधी सी बात है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा। ये अपना सूत्र हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है 1000 जो बेचा गया है और क्रय मूल्य है 800, तो 200 रुपए लाभ। लाभ कितना हुआ? 200 रुपए। अब प्रतिशत में जब ज्ञात करना है, सीधा लाभ पूछे तो 200 रुपए, जब इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमेशा ही हमें एक बात को ध्यान में रखनी है कि वो क्रय मूल्य पर ही हमें ज्ञात करना, चाहे हानि ज्ञात करनी हो चाहे लाभ। तो प्रतिशत में यहां लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ आया है वो ऊपर और नीचे इसका क्रय मूल्य और गुणा किससे कर देना है? 100 से। यहां इसको काटेंगे तो 25% अपने जवाब आया। 25% लाभ। अगर इसी सवाल को इस तरह से पूछ लिया जाता कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है तथा इसे बेचने पर 200 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो, तो वहां पर विक्रय मूल्य न देकर के सीधा ही लाभ दिया होता, विक्रय मूल्य की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, लाभ दे दिया सीधा। तो लाभ ऊपर और नीचे क्रय मूल्य गुणा में 100, तो अपना ये प्रतिशत में सवाल हल हो जाएगा। इसी तरह से हानि का पूछे तो इसी तरह से आएगा। अगर इस सवाल को हानि के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 700 रुपए है, तो इसका जो हानि प्रतिशत है वो बताओ, तो अपने जो हानि भी वो ज्ञात कर लेंगे, यानी 800 में से 700 घटाएंगे तो 100, तो हानि को ऊपर रखेंगे 100 बटा 700 गुणा में 100, इस 700 ने 800 सॉरी क्रय मूल्य के ऊपर हमें ये हानि और लाभ ज्ञात करने होते हैं। चलिए आगे और एक दो सवाल जिनको हम हल करने का प्रयास करें। आप भी अपनी बुक से कोई सरल सवाल जो लाभ हानि से संबंधित हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए। अपना दूसरा सवाल है, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल में हमें दिया क्या गया है? एक तो विक्रय मूल्य दिया गया है, एक हानि प्रतिशत में दी गई है। ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। हमें किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उस प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है कि ये प्रश्न हमसे पूछना क्या चाहता है। यहां क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्रय मूल्य के ऊपर हम जो भी था उसके ऊपर हम लाभ और हानि लगा करके आगे विक्रय मूल्य निकाल लेते थे, लेकिन दिया विक्रय मूल्य है और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये जो 30% है वो इसके ऊपर लगाने की भूल कभी भी मत करना। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही हानि हो चाहे लाभ हो, जो प्रतिशत में है वो हमेशा ही क्रय मूल्य के ऊपर होती है। ये बात मैंने पहले भी बता दी, अब भी बता रहा हूं कि ये जो 30% हानि हुई है वो क्रय मूल्य के ऊपर हुई है, न कि विक्रय मूल्य के ऊपर। तो इसका मतलब क्रय मूल्य इससे ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा। अगर इसके ऊपर ही हम और हानि लगा देंगे तो क्रय मूल्य और कम हो जाएगा, तो वो तो प्रॉफिट हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो चीज निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं। हमेशा ये रामबाण एक तरीका है, जिस भी चीज को हमें निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। अब यहां देखिए, पहले हम यहां इसको मान लेते हैं कि 100 रुपए क्रय मूल्य था। हमने एक बार मान करके, अगर ऐसे सवालों को हम मान करके हल करेंगे ना 100 वाला,
तो बहुत ही सरलता से हल हो जाएगा और अपने समझ में भी आ जाएगा। ये मान लें है नहीं, मान लें कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। तो 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30% आनी है 100 के ऊपर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। अब हमें यहां विक्रय मूल्य जब 70 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, और विक्रय मूल्य तब दिया 1190, तो क्रय मूल्य क्या है। तो ये बहुत ही आसानी से होगा। एक एक के नियम आपने पढ़े होंगे। एक एक के नियम में जो चीज हमें ज्ञात होती है वो दाईं तरफ रख लेते हैं और जो ज्ञात करनी होती है वो बाईं तरफ लिख लेते हैं। तो यहां देखिए आप लिखेंगे 70 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। 1 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो गया 100 बटा 70, और 1190 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 बटा 70 गुना में 1190, और इसको हम इनसे काट भी देंगे और काटेंगे तो 7 एका 7, 4 50, 7 7 1700, 17 को 100 से गुना करेंगे तो 1700 रुपए। यहां क्रय मूल्य क्या है 1700 रुपए। देखिए हमेशा ही अगर हानि दी हुई है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा ही आएगा। तो यहां विक्रय मूल्य 1190 है तो क्रय मूल्य क्या है 1700 रुपए। एक तो तरीका हुआ ये हल करने का आपने 100 मान करके। दूसरा तरीका मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आपकी पसंद आए वही आप हल कर, उसी तरीके से आप हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका हो गया ये 100 मान करके। दूसरा तरीका हो जाएगा अपना x मान करके, कि माना क्रय मूल्य क्या है x है, और इस x में से हम घटाते हैं जितना प्रतिशत हानि होती है, तो इसको हम सीधा ही x गुना में 70, यानी 100 में से 30 जाएंगे तो 70 बटा 100 बरोबर 1190। x मान लिया क्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य का प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य आ रहा है। तो यहां x बरोबर आ जाएगा 1190 गुना में 100 बटा 70, ये इससे कट गया 17 17 इंटू 100 बराबर 1700। ये इसका अपना उत्तर आ जाएगा क्रय मूल्य x मान करके। यहां x तो हमने क्या मान लिया क्रय मूल्य, और ये 70 कैसे हुआ 30% हानि है, तब 100 में से 30 घटाया 70 बटे 100। अगर यहां लाभ होता तो 70 की बजाय हम क्या लिखते 130, 100 में ऐड करके लिखते। अगर हानि है तो 100 में से 30 घटा करके लिख दिया। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका और एक अपना समानुपात का तरीका है। समानुपात हम आगे अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता दूं कि 2 राशि हैं, जैसे 2:3, ये तो अनुपात का है। अगर समानुपात का निशान है तो इस तरह से ये 4 बिंदु दिए हुए होंगे, हाँ 4 अनुपात, इस तरह से जो बाहर वाली राशि होती है उनको बाहर वाली राशि को गुना करके अंदर वाली राशि को गुना करते हैं तो वो दोनों राशियां बराबर आती है समानुपात में। तो यहां हम लिख देंगे 100 अनुपात 70। क्यों? क्योंकि 100 तो है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है 70, ठीक है। और समानुपात में x है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है 1190। ये समानुपात का निशान लेकर के हमने इस तरह से ये अपनी एक अलग लिखी होगी कि जब 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 70। क्यों? क्योंकि 30% हानि हो रही है। उसी हिसाब से क्रय मूल्य कितना होगा तो 1190 विक्रय मूल्य होगा। तो अंदर की राशियों को आपस में गुणा करके बराबर रख देते हैं, बाहर की राशियों को आपस में गुणा करके बराबर रख देते हैं। तो 70 गुना में x बराबर 100 गुना में 1190, और x बराबर आ जाएगा 100 गुना में 1190 बटा 70, और ये कट जाएगा इससे 17 से, और 17 को 100 से गुना करेंगे तो 1700 अपना उत्तर आएगा।
इसी सवाल को हमने 3 तरीकों से हल करने का प्रयास किया गया है। एक तो अपने समानुपात विधि से, एक x मान करके और एक 100 मान करके। आपके जो भी विधि पसंद आए उसी विधि से आप हल कर सकते हैं, उत्तर अपना सही आएगा। और ऐसे सवालों को आप जब विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, तो विशेष करके आप ध्यान रखेंगे। अपना अगला सवाल है, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सवाल में दिया क्या है। 630 रुपए दिए हैं और वो क्या दिए हैं, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य। 630 क्या दिया है, विक्रय मूल्य। ये हमें देखना होता है कि जो दी हुई राशि है वो क्या है, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य है। और फिर 10% क्या दी हुई है, हानि। तो हमें एक तरफ लिख लेना चाहिए कि विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, हानि प्रतिशत में दी हुई है। तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। पहले सवाल, इस एक ही सवाल में 2 सवाल दिए हैं। पहले सवाल, पहली लाइन से हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और उस क्रय मूल्य को ज्ञात करने के बाद में जो ये दूसरा विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य ये है और ये दूसरा विक्रय मूल्य है, तो इस पहले विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और फिर उस क्रय मूल्य के ऊपर दूसरे विक्रय मूल्य से लाभ ज्ञात करके उसका प्रतिशत में हम ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए, पहली लाइन से हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत में दी हुई है तो क्रय मूल्य हमेशा ही अधिक आएगा और वो आप ऐसे सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 10% हानि है, इसका मतलब 90, तो 100/90 गुना में 630। अगर यहां लाभ होता तो ये चीज ऊपर आ जाती और 100 नीचे आ जाता। हानि है तो ये नीचे आ गया, नहीं सॉरी, लाभ होता तो आता तो यही, ये इसके प्लस में आ जाता, 10%, 110 हो जाता। लेकिन ये नीचे इसलिए आया है कि हमें यहां से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो ये ऊपर आता है। ये हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 ऊपर और ये राशि नीचे आएगी। इससे हमने इसको काट दिया, 9 7 63 और 700 रुपए अपना क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 रुपए। तो 700 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य 910, तो लाभ क्या हो गया, 910 में से 700 रुपए 210। और ये 210 रुपए किस पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर। हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 210/700 गुणा में 100% में ज्ञात करना है। तो ये लो 7 या 21 30% लाभ होता है। अगर हम इसको 910 रुपए में बेचते तो 30% लाभ होता। 700 रुपए इसका क्रय मूल्य था, 630 रुपए में बेची तो 10% हमें इसकी हानि हो गई। 10% का मतलब 700 का 10% 70 रुपए होता है और इसमें से 70 कम हुए तो 630। इस तरह से हम इसके सत्यता की भी हम जांच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और जो लाभ हानि का जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी रखे जाएंगे और थोड़े कठिन स्तर के सवाल आएंगे। सरल स्तर के सवाल हमने इसमें पढ़े, शब्दावली पढ़ी, आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप इनको बार बार करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करने में सफल हो जाएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।